नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायो का जो दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में। आपका बहुत डिमांड था तो आपकी सजेशन पे मैं आपको ये पूरा चैप्टर केवल एक वीडियो के अंदर खत्म कर देने वाला हूं और एक क्वेश्चन भी अगर छूट जाएगा एग्जाम में ना, ये मेरा दावा है। आइए चलिए समझते हैं इस पूरे चैप्टर को एकदम इजी लैंग्वेज में। जितने भी आपको बुक में कठिन टर्म लग रहे थे उनको एकदम इजी लैंग्वेज बताने वाला हूं ना कि आप कहोगे अरे वाह इतना आसान था। आइए चलिए समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। देखो सबसे पहले तो चैप्टर के नाम पे फोकस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे कि आप एक साथ कई काम कर रहे हो ना, तो कैसे कर लेते हो। जैसे कि अगर आप केवल बैठे ही हो तो आप बैठे बैठे भी कई काम हो रहा है आपके शरीर के अंदर। क्यों नहीं हो रहा है? जैसे आपका खून दौड़ रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका सांस चल रही है, कई काम हो रहे हैं। आप कोई चीज़ देख रहे हो, आप सुन रहे हो, कई काम हो रहे हैं। तो ये सब कैसे होते हैं कंट्रोल वे में और कोऑर्डिनेट होकर कैसे होते हैं, वही होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे आप लैटरिंग कर रहे हो तो आप एक साथ ही लैटरिंग भी कर रहे हो, पा धो भी रहे हो। मान लो आप धुलने जा रहे हो तो टोटी भी चला रहे हो, आप उस टाइम सांस भी ले रहे हो, आपके दिल भी चल रहा है, आपका खून भी दौड़ रहा है, आप कोई चीज़ देख रहे हो, आप कोई चीज़ सुन रहे हो। तो इतना काम एक के बार में होना भैया सिंपल सी बात थोड़ी ना है। तो भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ऐसा कुछ फिट कर रहा होगा जो कि ये सब काम कराने का काम करता होगा। तो किया भैया तो ब्रेन, ऐसे कई चीज और किए हैं। तो इन्हीं सब के बारे में समझना है। आइए चलिए समझते हैं सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखो कंट्रोल का मतलब क्या है भैया? कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब। तो देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल से ये होता है कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर सारी चीज जुड़कर काम कर रही है। जैसे यहाँ पर कोई छू दिया मेरे, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कोई छुआ, ठीक है। अब ये कैसे पता चला? लेकिन मेरी सांस भी साथ में चल रही है, खून भी दौड़ रहा है, तो ये कैसे पता चला? वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। समझ गए? एक ही साथ जो सारे काम हो रहे हैं और जो ब्रेन को बताने उताने काम हो रहे हैं, ये सारे कोऑर्डिनेशन ही कहलाते हैं। अब देखो ये हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार से होते हैं। एक होता है नर्वस के थ्रू और दूसरा होता है हार्मोन यानी हार्मोनल के थ्रू। नर्वस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। देखो सबसे पहला होता है नर्वस, जिसे आप नर्वस सिस्टम भी कहते हो। तो नर्वस सिस्टम जो होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखोगे हमारे शरीर के अंदर भगवान ने बहुत वायरिंग फिट कर रखी है, वही ये नर्वस सिस्टम पूरा। दिमाग को मिला लो, रीढ़ की हड्डी को मिला लो, और जितना तार फैला रखे हैं हमारे शरीर के अंदर भगवान ना, वही है नर्वस सिस्टम। अब आप सोच रहे होगे भैया वो नस है खून की, तो खून की नस नहीं है, वो क्या है आगे भी चर्चा करते हैं। तो देखो जो हमारा नर्वस सिस्टम है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसी की वजह से हमें सारे काम पता चलते हैं। जैसे मान लो कोई छू दिया ये पता चलेगा, कोई चिंगोटी काट लिया, कोई मार दिया, कोई लतिया दिया, कोई पात दिया, ये सारा काम इसी के माध्यम से पता चलता है। देखो ये जो नर्वस होता है ये एनिमल में केवल पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। अब प्लांट में भैया कोई चिंगोटी काट लेगा, प्लांट को थोड़ी ना पता चलेगा, कोई पाद दिया तो प्लांट को थोड़ी ना पता चलता है। तो ये केवल एनिमल के अंदर होता है। यानी हम लोग हो गए, गधा हो गया, गोरू हो गया, बछवा हो गया, छछुन्नर हो गया, सुअर हो गया, मछली हो गई, कोई भी चीज हो गया एनिमल में, ठीक है। तो ये एनिमल के अंदर हो गया। अब देखो जो एनिमल के अंदर जो मैसेज जाता है ना नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो जाता है इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है भैया एक तरीके से मतलब ऐसे यहाँ से कोई चिंगोटी काटा, भन्ने दे मैसेज जो दिमाग तक चला गया, अब दिमाग भन्ने दे मैसेज फेंक देगा यहाँ पर, ये कौन चिंगोटी काटा उसको चटक नहीं याद हो। तो ये कैसे गया? इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू जाता है। समझ गए ना? अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे जाता है? तो ये एक जो तार हमारे शरीर में फैलाई गई ना, उसी में से जाता है। अब कैसे जाता है उसको आगे चर्चा करेंगे। यही सब चीज पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिमाग उमाग के बारे में आपका दिमाग खुल जाएगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। देखो दूसरा हो गया हार्मोनल के थ्रू भी हमारे अंदर मैसेज जाता है। हमारे अंदर भी जाता है प्लस प्लांट के भी अंदर जाता है। यानी अगर प्लांट की ग्रोथ करानी है तो कितनी ग्रोथ करानी है, कब उसका पत्ता गिरा देना है, कब उसके फल को पका देना है, कब उसके फल को नहीं पकाना है, ये सब काम कैसे होते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर कोई दिमाग तो भगवान कहीं फिट कर रखे नहीं, कहीं जगह ये नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, उसके अंदर हार्मोन्स फिट कर रखा है। हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर जो कि काम कराने का, उसको ग्रोथ कराने का काम कराते हैं। प्लस हमारे भी अंदर भैया हार्मोन्स होते हैं, यानी एनिमल्स के भी अंदर हार्मोन्स होते हैं, हम लोग के भी अंदर होते हैं। तो हम लोग के भी अंदर जो हार्मोन्स है वो कुछ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मैसेज को क्या करता है, कैसे करता है, अभी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैसेज कैरी करता है या फिर भेजता है हमारे पूरे शरीर में, वो भेजता है भैया केमिकल के थ्रू। देखो ये जो नर्वस सिस्टम था यानी जो नर्वस था वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू मैसेज को भेजता था। ये जो हार्मोन्स है वो केमिकल के थ्रू भेजता है। समझ में आ गया ना? जैसे कि मान लो हमारे गटाई में कौन हार्मोन्स निकला,
तो जो हार्मोन्स रहता है ना वो केमिकल के रूप में रहता है, थोड़ा पनिया पनिया टाइप का रहता है, समझ गए ना। तो यहाँ से वो मान लो हार्मोन्स निकाला, मान लो यहाँ पर हमारे हार्मोन्स की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ पहचाना है तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा खून के माध्यम से, समझ गए ना। तो इस तरीके से होता है। अब ये जो नर्वस वाला है यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स वाला है ना, ये बहुत फास्ट होता है। जैसे कौनो चिंगोटी काटेगा तो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा कि भैया यहाँ कौनो 1 घंटा बाद पता चल रहा कौनो चिंगोटी काट रहा है, तुरंत ब्रेन की इलेक्ट्रिक इम्पल्स मैसेज जाएगा यहाँ पर ब्रेन पर, ब्रेन में भर नहीं कहेगा कौन चिंगोटी काटा है। ये होने में को सेकंड नहीं लगता, विश्वास ना चिंगोटी काट के देख लो, देखो कितना टाइम लगता है। लेकिन ये वाला फास्ट होता है, हार्मोन्स वाला स्लो होता है। अब हार्मोन्स वाला भैया कल्ले कल्ले सुस्ता सुस्ता जाता है। मान लो कहीं से हार्मोन्स निकला और दूसरे जगह हार्मोन्स पहुंचना है तो ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा, किसी और चीज़ के माध्यम से पहुंचेगा, तो ब्लड के माध्यम से पहुंच रहा है तो ब्लड वह जनबे करते हो रिरिक रिरिक के चलता है धीरे धीरे। तो समझ गए। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर मैसेज ओसिस ट्रांसपोर्ट होते हैं। अभी इसके बारे में एकदम खखोर के डिटेल में चर्चा करनी है, चिंता मत करना, बस लास्ट तक बने रहना। अब देखो हम शुरुआत करते हैं ये नर्वस से। इस नर्वस को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम रहता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये तो आप जान गए होंगे। इस नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता क्या है इसको जान जाओ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी है उसी हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसी को ही क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या है, सेंटर। तो देखोगे अगर आप ऐसे बॉडी से ऐसे बीच में देखोगे, मतलब इधर से देखो, इधर से, तो बीच में जो आ रहा है देखो हमारा ब्रेन आ रहा है, और ऐसे काटते चले जाओगे तो यहाँ बीच में क्या आएगा, ऐसे काटते चलो तो रीढ़ की हड्डी आएगा। तो इसीलिए इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं क्योंकि बीच में आता है, समझ गए। दूसरा होता है भैया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जो भगवान हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से देखोगे कई सारे तार और निकाल दिए हैं, ठीक है, कई सारी वायरिंग, धागा की तरह बहुत सारा फैला हुआ हमारे शरीर के अंदर हर जगह, तो वो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किनारे किनारे भगवान हर चीज़ वायरिंग की है ना, वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें पाया क्या चीज़ जाता है, तो इसमें पाया जाता है भैया नर्व्स। देखो नर्वस अलग है और नर्व्स अलग है, समझ गए। ये जो नर्व्स है ये क्या है, देखो नर्वस सिस्टम तो ये पूरा है, ठीक है, पूरा मिला लो, पूरे नर्वस सिस्टम कहेंगे। पूरे का मतलब क्या, ब्रेन में मिला लो, स्पाइनल कॉर्ड में मिला लो, जो किनारे किनारे फैला वो सब में मिला लो, वो पूरा नर्वस सिस्टम है। लेकिन किनारे किनारे जो फैला है यानी जो वायरिंग भगवान निकाले हैं उसको हम केवल नर्व्स कहते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं ये जो नर्व्स है इसी को हम नस भी कहते हैं, तो वो नस नहीं है। यानी जो खून की नस होती है, जो खून की नस दिख उख रही है ना यहाँ सब, वो खून की नस नहीं है। ये नर्व्स अलग चीज़ होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर भगवान फैलाए हैं। इसको आप देखे नहीं होगे, अगर आपको देखना हो ना तो कौनो देखना, कौनो अगर लड़का उड़का है, अगर कौनो वो अपनी वाली से प्यार वार करता है तो क्या करेगा, कहता है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो अगर वो कभी अपना दिल उल चीरे देख लेना, क्या पता वो नर्व्स दिखाई दे तुम आपको, समझ गए ना। देखो ये जो नर्व्स होता है, ये जो नर्व्स होता है ये होता क्या है इसको आप समझते हैं। ये बेसिकली नर्व्स जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। देखोगे जो हमारे दिमाग से जो नर्व्स निकली है, यानी दिमाग से जो निकली है ना नर्व्स, यानी जो वायरिंग निकली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हमारी खोपड़ी है, ये जो खोपड़ी खड्डी है, इसके हम कहते हैं क्रेनियम। तो अंदर जो वायरिंग है उसे हम क्रेनियल नर्व्स कह देते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी से जो ऐसे वायरिंग निकली हुई है खूब ढेर कुल्ले ना, उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्योंकि हम रीढ़ की हड्डी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए उसको हमने स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब देखो ये जान जाओ, यही जो नर्व्स रहती हैं यही मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। जैसे कि मान लो आपकी कोई चिंगोटी काट लिया, तो यहाँ पर अगर चिंगोटी कोई काटा है तो देखो कि आपके हाथ में भी नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स रहती हैं ये न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी रहती है। न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो न्यूरॉन्स रहता है ये तुरंत भन दे क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है और हमारे दिमाग तक जाता है। तो दिमाग में जैसे ही गया, दिमागवा कहते हैं कौन चिंगोटी काटा है उसको लतिया दे धई के। तो ये होने में टाइम नहीं लगा। क्यों टाइम नहीं लगा, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर के अंदर पूरी वायरिंग फिट कर रखी है। तो कहीं भी अगर हमें चोट वोट लगती है तो तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, जाता है हमारे ब्रेन तक और ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्ड कर देता है, समझ गए। अब ये स्पाइनल कॉर्ड ही बहुत जरूरी काम करता है, उसके बारे में पढ़ना है। आइए चलिए खखोर के चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो नर्व्स होती है ये कई और प्रकार की होती हैं, अब पहले उसके बारे में जान लेते हैं।
तो अब देखो, अभी तक हमने बात कर ली है जो नर्व्स हैं वो जगह के हिसाब से किस तरीके से साइंटिस्टों ने उसको कैटेगराइज किया है। जगह के हिसाब से मतलब जो इस पार्ट में नर्व्स हैं उसको क्या कहते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसे क्या कहते हैं। जैसे इसमें जो निकलती है सिर से हमारे ब्रेन में, तो उसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो नर्व्स होती है वो काम के हिसाब से कैसे उसको डिवाइड किया गया है, काम के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो काम से हिसाब से पहला है सोमैटिक नर्व्स, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्व्स। ये जो सोमैटिक नर्व्स होता है इसको समझते हैं ये क्या होता है। सोमैटिक नर्व्स भैया वॉलेंट्री नर्व्स होता है। वॉलेंट्री नर्व्स का मतलब ये होता है ऐसे नर्व्स जो आप कंट्रोल कर लो। वॉलेंट्री हम उसी को कहते हैं जो चीज़ आप कंट्रोल कर लो। जैसे आप अपना हाथ कंट्रोल कर रहे हो ये वॉलेंट्री है, आप अपना आईब्रो कंट्रोल कर ले रहे हो ये वॉलेंट्री है। ठीक है, किसी को आंख मार रहे हो ये भी वॉलेंट्री है, बोल रहे हो वो वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री ऐसी चीज़ होती है जिसे कि आप कंट्रोल कर लेते हो। तो वैसी नर्व्स जिसे आप कंट्रोल कर लो वो वॉलेंट्री नर्व्स हैं, समझ गए ना। तो जैसे देखो हाथ हिला रहे हो तो इस हाथ में जो नर्व्स है उसे आप कंट्रोल कर ले रहे हो ना, हाथ हिला रहे हो भैया, अंदर की नर्व्स भी मुड़ उड़ रही होंगी, तो ये क्या है, ये भैया वॉलेंट्री नर्व्स है। पैर की नर्व्स वॉलेंट्री नर्व्स है। तो जो ऐसा पार्ट है गर्दन वर्दन हिला ले रहे हो तो इसके जो नर्व्स होंगी वो वॉलेंट्री होंगी। तो ऐसी नर्व्स जिससे कि आप मतलब मूव कर सको, अपने आप से कंट्रोल कर सको, वो वॉलेंट्री नर्व्स होती हैं। तो ये होती हैं सोमैटिक नर्व्स, उसे हम कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक नर्व्स वॉलेंट्री नर्व्स होती हैं। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी ऐसे नर्व्स जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री का मतलब ही यही होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपका खाना पच रहा है तो उसे कंट्रोल कर सकते हो भैया हाँ 2 मिनट रुक जा बाद में पचना, लैट्रिन लग रही है नहीं 2 मिनट बाद लगना, तो ऐसा नहीं होता है ना। मतलब जो काम होना रहता है वो होता है हमारे शरीर के अंदर जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। तो ऐसी नर्व्स जिसे कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते वो भी इनवॉलेंट्री नर्व्स हैं और उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स। अब कौन कौन सी नर्व्स, जैसे आपके जो पेट में नर्व्स पाई जाती होगी, आंत में, लीवर में, यहाँ फेफड़े में जो नर्व्स पाई जाती होंगी, तो इन सब नर्व्स को क्या आप कंट्रोल कर ले रहे हो, या तो हिलाओ लग दिखाओ वो नर्व्स को नहीं हिलेंगी, तो वो सब क्या है भैया इन ऑटोनॉमिक नर्व्स यानी इनवॉलेंट्री नर्व्स हैं। अब ये जो ऑटोनॉमिक होती है ये भगवती धरा, ये 2 प्रकार का और होता है। एक होता है सिंपैथिक नर्व और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब ये सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है इसको समझते हैं। तो सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो होती हैं भैया एक्सपेंड एनर्जी इन बॉडी, यानी ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि हमारे शरीर में एनर्जी को फ्लो कराने, तेजी से बहवाने काम कराती है। जैसे कि मान लो आपको कुकुर दौड़ा लिया और मान लो आपके एनर्जी नहीं है, आप खूब बीमार हो लेकिन फिर भी आपको कुकुर दौड़ा लिया, आपके अंदर एनर्जी नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक आपके अंदर भागने खूब तेज एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी आई कहाँ से, वो लाता है सिंपैथेटिक नर्व, समझ गए। मान लो आपकी वाली आपके सामने आ गई, वो भी बिना मेकअप लगाए, तो आप भैया सोचो कौन चुड़ैल उड़ैल आ गई तो तुरंत आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और तुरंत भाग जाओगे। तो वो जो भागे वो एनर्जी कहाँ से आई, तो वो आई भैया सिंपैथेटिक नर्व से। यही तुरंत क्या करता है हमारे बॉडी में झन दे क्या करता है, एनर्जी फैला देता है। कभी आप देखना आपको कुकुर उकुर दौड़ाए तो 1 सेकंड नहीं लगता घर पे पहुंचने में, कब आप दौड़ लिए आपको पता भी नहीं चलता। तो वो इतना तेज होता है ना, वही सिंपैथेटिक नर्व कराता है, यानी एनर्जी को बहवाने का काम कराता है हमारे शरीर के अंदर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेम इसी का उल्टा करता है, यानी ये एनर्जी बहवाता है, ये एनर्जी को रोकता है। तो ये करता क्या है, तो इसका काम होता है काम्स डाउन। जैसे आप सुने होगे एक गाना ना, बेबी कम डाउन, तो वो कम डाउन जो है यानी उसके अंदर जो कम डाउन करने का काम करता होगा, यानी उससे जो आराम दिलाने का काम कराता होगा वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व कराता होगा। ठीक है, काम्स डाउन बॉडी टू कंजर्व एनर्जी। तो ये जो रहता है ये हमें काम्स डाउन यानी रिलैक्स फील कराता है, कहते हैं ना कम डाउन करो भैया, और कंजर्व एनर्जी भी कराता है। कंजर्व एनर्जी मतलब जो आपके शरीर में एनर्जी फैल गई ना उसे बचाने का काम, उसे कंजर्व कराने का काम करता है ये। अब जैसे कि मान लो आपको कुकुर दौड़ा लिया और आप 1 किलोमीटर भाग के चले गए, उसके बाद कहीं ना कहीं तो रुकोगे ना, तो रुकने के बाद धीरे धीरे अस्थिले अस्थिले आपका हाफा हाफा कम होने लगेगा, धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। तो वो जो आराम मिल रहा है, वो जो आपको रिलैक्स फील हो रहा है, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व की वजह से। तो अब आपने नर्व्स के बारे में बहुत सी चीजें जान गई। अब लेकिन नर्व्स भगवान ने और भी तरीके के बना रखे हैं और ये सब हमारे शरीर में होते हैं। अब कौन कौन सी उसको समझते हैं, लेकिन सबसे पहले जान जाओ ये जो नर्व्स होती हैं जितनी भी आपके शरीर में फैली हुई है ना, वो सब बनी रहती हैं भैया न्यूरॉन से। और न्यूरॉन रियल में कुछ दिखता इस तरीके से, ये तो मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी है तो आपको समझ में आ जा रही है, लेकिन रियल में कुछ इस तरीके से दिखता है, समझ गए। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इन्हीं से क्या रहता है, सभी नर्व्स बनी रहती हैं। यही न्यूरॉन्स हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं, जहां जहां पर नर्व्स फैली है। इसी न्यूरॉन से हमारा दिमाग भी बना रहता है, यही न्यूरॉन से काम कराता है भैया मैसेज को ट्रांसपोर्ट कराने में। यही इसी न्यूरॉन से ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, समझ गए। जितने भी नर्व्स होती हैं इसी न्यूरॉन से बना रहता है। ये न्यूरॉन्स है क्या, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसको समझ लेते हैं। अब देखो ये जो न्यूरॉन्स रहता है, मान लो एक ऐसे न्यूरॉन्स है, फिर उसके आगे एक ठो न्यूरॉन्स ऐसे जाकर जुड़ जाएगा, फिर उसके आगे एक ठो ऐसे जुड़ जाएगा, तो ऐसे जुड़ते जुड़ते सारे न्यूरॉन्स आगे
बढ़ते चले जाते हैं और हमारे शरीर में से नर्व्स का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है इतना बड़ा नहीं रहता, बहुत झीन झीन रहता है। अब देखो ये जो न्यूरॉन्स है इसमें पाया क्या जाता है, इसको समझते हैं। तो देखो कि न्यूरॉन्स की ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, भैया इसकी बॉडी यही है, ठीक है। और ये बीच वाला जो इसे गोल का इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये देखोगे इसके किनारों किनारों बाल उगा है, हम लोग के भी उगा रहता है हाथ होत में, ठीक है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब देखो ये डेंड्राइट्स हो गया। अब ऐसे जैसे इसके यहाँ देखोगे पाइप टाइप का गया है, इसी को हम कहते हैं एक्सॉन। इसके बाद आप आगे आओगे देखोगे यहाँ पर ये जो सारा है ना इसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब देखो एक्सॉन ऐसे गया, अब इसका टर्मिनल इसका अंत हो गया, इसलिए इस एक्सॉन को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यानी इसे हम क्या कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल कह देते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल हो गया। अब देखो जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ पर आया, जैसे यहाँ पर आया ना, मान लो इस डेंड्राइट्स में आया तो भन्न दे यहाँ से मैसेज ये यहाँ जाएगा, फिर आगे एक तो न्यूरॉन कनेक्ट होगा उसमें चला जाएगा, आगे कनेक्ट होगा उसमें चला जाएगा। तो इसे भन्न भन्न से मैसेज वो जाता रहता है हमारे न्यूरॉन से। इसी न्यूरॉन से हमारा पूरा नर्व्स बना रहता है, हमारे शरीर में जितनी भी नर्व्स फैली हैं वो सारी बनी रहती हैं, ठीक है। तो यही न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर मैसेज को इधर उधर फ्लो कराने का काम कराता है। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हमारे शरीर की हड्डियों में पाया जाता है, हमारे ये जो नर्व्स फैली हैं उसमें भी पाया जाता है। यही न्यूरॉन्स भैया हमें सोचवाने में मदद कराता है। आपको कौन ऐसे चूटी काट लिया तो यही न्यूरॉन्स क्या करेगा, तुरंत भन्न से मैसेज आपके दिमाग तक पहुंचाएगा और दिमाग फिर यहाँ मैसेज पहुंचाएगा कि कोई चिंगोटी काट रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से ये न्यूरॉन्स कुछ काम करता है। न्यूरॉन्स कुछ ऐसा होता है, देख लो। और बहुत से लोग कहते होंगे स्क्रीनशॉट लेने दिया करो सर, एकदम हट जाया करो। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लो। तो स्क्रीनशॉट भी ले लिए होगे। अब हमने न्यूरॉन्स के बारे में जान लिया। अब देखो अभी भी हम फिर चालू करते हैं नर्व्स के बारे में। अब देखो और भी तरीके की नर्व्स होती हैं, उनको समझते हैं। तो अब देखो बात करते हैं हम अलग टाइप न्यूरॉन्स के बारे में। पहला आता है सेंसरी न्यूरॉन, फिर आता है मोटर न्यूरॉन, फिर आता है रिले न्यूरॉन। इन तीनों के बारे में बात करते हैं, ये तीनों क्या होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये कैरी करता है सिग्नल टू आवर ब्रेन, यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते हो हमारे शरीर में नर्व्स पाए जाते हैं, हर जगह फैले हैं, और वो नर्व्स किससे बने रहते हैं, न्यूरॉन से बने रहते हैं। तो वो जो न्यूरॉन रहते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन रहता है जो कि हमारे दिमाग तक मैसेज ले जाने का काम करता है। जैसे कि मान लो आपको यहाँ कोनो चिंगोटी काट लिया कस के, या तो दांते चबा लिया, तो जैसे ही आपको यहाँ कोई दांते चबाएगा तो यहाँ जो नर्व्स है ना, वहाँ जो सेंसरी नर्व है वो नर्व्स क्या करेगी, हमारे दिमाग तक मैसेज ले जाएगी और उसके बाद दिमाग प्रोसेस करेगा, कहेगा हाँ कोनो दांते काट रहा है। उसके बाद जैसे दिमाग प्रोसेस कर देता है उसके बाद दिमाग मैसेज भेज देता है। तो जो भेजता है ना वो भेजता है मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में भी होता है। तो जैसे दिमाग प्रोसेस किया कोनो दांते काट रहा है तो मोटर न्यूरॉन के द्वारा वो मैसेज आता है यहाँ पर, तब हमारे पिराने लगता है और हमें पता चलता है कोई दांते काट रहा है, समझ गए। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का काम यही होता है। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज हमारे दिमाग तक ले जाने का काम करता है, मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज हमारे दिमाग से यहाँ तक ले आने का काम करता है, समझ गए। दोनों का उल्टा काम है, ये मैसेज को ले जाएगा, ये मैसेज को ले आएगा। कौन, मोटर न्यूरॉन ले आएगा, सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा। अब जैसे कि मान लो कौन आपको पीछे से लतिया दिया, तो यहाँ से जो लतियाया है तो यहाँ जो न्यूरॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन होंगे, वो लोग तुरंत भन्न से मैसेज दिमाग तक ले जाएंगे और दिमाग भन्न से प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। तो मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज यहाँ तक ले जाएगा, फिर पता चलेगा कौन लतिया रहा है, फिर आएगा। और ये सब होने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये होता है काम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का। अब देखो यहाँ पर जैसा आप जानते हो 1 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, 4 न्यूरॉन, जैसे आप न्यूरॉन्स को जोड़ते चले जाते हो आगे ना एक ठो लाइन के रूप में, तो वो क्या करते हैं, वो नर्व्स का निर्माण कर लेते हैं। जो हमारे शरीर में नर्व्स फैली हैं वो सब न्यूरॉन से बनी है, समझ गए। 1 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन ऐसे जोड़ जोड़ के बनी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो नर्व्स होती हैं ना, हमेशा एक नर्व्स कहीं नहीं आई रहती, हमेशा वहाँ 2 नर्व्स आए रहेंगी। जैसे कि वहाँ पर सेंसरी नर्व्स भी आए रहेगी, मोटर नर्व्स भी आए रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो मान लो यहाँ कोई चिंगोटी काटा तो यहाँ से तो मैसेज दिमाग तक चला गया, लेकिन दिमाग से मैसेज कोई लाने वाला भी तो चाहिए है ना, ताकि हमें पता चले कौन दांते होते काट रहा है। तो हमारे यहाँ सेंसरी नर्व्स यानी सेंसरी न्यूरॉन भी रहता है, वहीं हमारे जस्ट दरिए मोटर न्यूरॉन भी रहता है। तो जैसे कौन चिंगोटी काटेगा यहाँ से मैसेज जाएगा दिमाग तक, दिमाग कहेगा हाँ कौन चिंगोटी काट रहा है, प्रोसेस करके बताएगा। उसके बाद जो दिमाग रहेगा वो मैसेज भेज देगा यहाँ पर, वो मोटर न्यूरॉन लाएगा, समझ गए। पता लगा मैसेज सेंसरी न्यूरॉन भेज दिया, मोटर न्यूरॉन है भी नहीं किया तो मैसेज यहाँ आएगा ही नहीं, समझ गए। तो इसलिए सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन भगवान ने हमारे शरीर के अंदर फिट कर रखे हैं। तो उस मोटर न्यूरॉन को लिखोगे कैसे, तो मोटर न्यूरॉन भैया क्या है, सेंडिंग कमांड फ्रॉम
द ब्रेन टू द मसल्स, यानी कि सेंड करता है कमांड हमारे ब्रेन से कमांड को ले आता है हमारे मसल्स तक जहां पर हमें पीड़ा उड़ा रहा है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब रिले न्यूरॉन भगवती धरक क्या काम होता है, इसका काम होता है कि इन दोनों को कनेक्ट करना। जैसे कि मान लो यहां से मैसेज दिमाग तक ले गया सेंसरी न्यूरॉन, दिमाग प्रोसेस किया, अब सेंसरी न्यूरॉन तो ले गया, दिमाग प्रोसेस किया, लेकिन अब आए कैसे, तो वहीं बीचों में रिले न्यूरॉन भी होता है। रिले न्यूरॉन इन दोनों कनेक्ट कर देता है। जैसे दिमाग प्रोसेस कर देता है तो दिमाग को क्या करता है, सारा मैसेज मोटर न्यूरॉन भेज देता है और मोटर न्यूरॉन हमारे दिमाग से हमारे बॉडी तक मैसेज को ले आता है। समझ गए, रिले न्यूरॉन का काम यही होता है। और यही चीज आपकी बुक में भी छपी है। एक लड़का है, ऐसे कोनो चीज छू रहा है और छूने के बाद उसको जल जाएगा, जैसे जलेगा भरने दे तो हटा लेगा। तो अब क्या हो रहा है वहां पर, जैसे वहां पर वो जला, सेंसरी न्यूरॉन तुरंत मैसेज ले गए दिमाग तक, दिमाग कहा हाँ भगवती धरा जल रहा है, उसको हटवा। तो यहाँ से जो रिले न्यूरॉन रहेगा वो मोटर न्यूरॉन कनेक्ट कर देगा। तो मोटर न्यूरॉन में जैसे ही मैसेज आया तुरंत भरने से यहाँ से मैसेज यहाँ पर आ गया और उसको पता चल जाएगा कि जल रहा है। समझ गए। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम होता है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन का। समझ गए। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो बनाएगा वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी से ही हमारे सारे लगभग जितने भी नर्व्स रहते हैं वो निकले रहते हैं और हमारे ब्रेन से भी निकले रहते हैं। अब देखो बात करते हैं, ये जो सेंसरी न्यूरॉन रहता है ये 5 प्रकार का और होता है। जान जाओ टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो देखो एक होता है थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर का मतलब ये है, ये भी सेंसरी न्यूरॉन है, बस नाम अलग है। अब देखो जो थिग्मो रिसेप्टर है वो हमारी स्किन में पाया जाता है, यानी यहाँ सब जो हमारे पाया जाता है कौन, सेंसरी न्यूरॉन, उसे हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर, यानी हमारे जो स्किन में पाया जाता है। या हम जैसे कोई टच उच कर रहा है वो सब बता, जैसे यहाँ कोई टच किया तो यहाँ सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले गया और मोटर न्यूरॉन यहाँ पर मैसेज ले आया, पता चल जाएगा हाँ कौन टच कर रहा है। तो यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो कौन सी हैं, थिग्मो रिसेप्टर हैं। दूसरा गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो रिसेप्टर ऐसे सेंसरी नर्व्स होते हैं जो कि हमें भाई हमारे टंग में पाए जाते हैं, यानी हमें जीभ में पाए जाते हैं, हमें टेस्ट बताने का काम करते हैं, स्वाद। जैसे आप कुछ खा रहे हो तो आपके जीभ पे गया तो आपको जीभ जो रहेगा ना वो क्या करेगा, वहाँ पर आ जाती है सेंसरी न्यूरॉन और वो सेंसरी न्यूरॉन होती है गस्टेटो रिसेप्टर। ये तुरंत ही क्या करेगा, मैसेज भेजेगा दिमाग तक, दिमाग कहेगा हाँ तीखा तीखा लग रहा है, तो मोटर न्यूरॉन तुरंत ले आएगा, बताएगा देगा हाँ तीखा तीखा लग रहा है। समझ गए ना। तो इस तरीके से होता है। फिर आता है तीसरा ऑडियो रिसेप्टर। ऑडियो रिसेप्टर ये हमारे कान में पाया जाता है। ऑडियो रिसेप्टर भी सेंसरी न्यूरॉन ही है, ठीक है, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन का पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं ऑडियो रिसेप्टर। ये ऑडियो रिसेप्टर हमारे कान में पाया जाता है। जैसे कोई आपको गरिया दिया तो आपका कान सुनेगा, वहाँ ऑडियो रिसेप्टर होगा, तुरंत ब्रेन तक ले जाएगा, ब्रेन कहेगा हाँ कौन गरिया रहा है उसको खदेड़ के मार, तो तुरंत यही चीज़ होता है। समझ गए ना। तो ये ऑडियो रिसेप्टर हमारे ईयर यानी कान में पाया जाता है, जो कि साउंड यानी सुनने उनने काम करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर ये भैया हमारे नोज़ में पाया जाता है, कोनो पाद दिया यानी हमें स्मेल कराने का काम कराता है। पांचवा आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब आप जानते होंगे खींचने वाला फोटो नहीं, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटो में उसका मतलब होता है, फोटो मतलब होता है लाइट। तो हमें जो देखने उखने काम कराता है ना वो कराता है हमें फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर हमारे ब्रेन से आया रहता है हमारे आँख में। आपकी आँख कुछ देखी तो वहाँ से फोटो रिसेप्टर पीछे क्या करेगा, दिमाग तक ले जाएगा और कहेगा हाँ ये तो भैंस आ रही है। तो इस तरीके से फोटो रिसेप्टर हमें बताता है। समझ गए। तो ये हमारे आंख में होता है जो कि हमें लाइट वाइट देखने में मदद कराता है। लाइट का मतलब क्या है, जब लाइट रहेगी तभी आप कुछ देख पाओगे, तो वही लाइट इसलिए मैं लिख दिया। अब हम नर्व्स के बारे में पूरी पढ़ाई कर ली क्लास 10 के लिए। अब हम समझते हैं कि हमारे दिमाग को यानी हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। अब देखो हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है वो कितने पार्ट में होता है, कैसे काम करता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में। देखो जो हमारा ब्रेन होता है सबसे पहले ऐसा दिखता है। ये जो हमारा ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो राइट वाला, एक तो लेफ्ट वाला पार्ट। अब जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ब्रेन का वो हमारे राइट वाले पार्ट को, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी जो हमारा ब्रेन इस तरफ है ना वो इधर वाले बॉडी कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन इस तरफ है राइट तरफ वो लेफ्ट वाले बॉडी कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हमारे लेफ्ट में चोट लग गया हमारे लेफ्ट वाले ब्रेन में तो हमारा राइट वाला अंग खराब हो जाएगा, क्योंकि यही वाला इधर कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक बार भगवान से मैं पूजा करते समय पूछा था ऐसा क्यों कर दिए, तो भगवान कहे यार सॉरी यार गलती होगी, गलती से उल्टा सीधा फिट कर दिए, तो वैसे सब में चलता आ रहा है तो गलती से हो गया था, ठीक है। देखो ये जो हमारा ब्रेन होता है अगर उसका पार्ट की बात करोगे तो हमने राइट लेफ्ट बात कर ली। अगर वैसे पार्ट की बात करोगे तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है भैया फोर ब्रेन, और दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। बहुत लोग हिंड ब्रेन भी कहते हैं, हाइंड ब्रेन चाहे जो कहो, बस आना चाहिए। देखो जो फोर ब्रेन होता है वो ये वाला पार्ट होता है, यानी ऊपर वाला पार्ट।
मिड ब्रेन ये बीच वाला पार्ट होता है, हिंड ब्रेन ये पीछे वाला पार्ट होता है। तो देखोगे जो पत्ती टाइप का दिख रहा है वो सब हाइंड ही ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, इसके बारे में अभी डिटेल में एकदम खखोर के चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान जाओ जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर ये जो हमारा हड्डी है ना, इस हड्डी को हम कहते हैं क्रेनियम। ये क्रेनियम नाम की हड्डी होती है, 8 हड्डियों से मिलकर बनी रहती है। तो ये जो खोपड़ी है आदमी की, ये 8 हड्डी से मिलकर बनी रहती है, जिसका नाम है क्रेनियम। और इसी हड्डी के नीचे एक तो भैया झिल्ली टाइप का पाया जाता है, उस झिल्ली को हम कहते हैं क्रेनियम मेनिंजिस। ये जो क्रेनियम मेनिंजिस रहता है, अब सोचो कि भगवान ने इसे क्यों लगा दिया। ये जो क्रेनियम मेनिंजिस रहता है वो थोड़ा गदगदहा टाइप का होता है, इसीलिए भगवान ने फिट किया है। क्योंकि अगर मान लो आदमी ऐसे कूद रहा है, ऐसे कूदा तो उसका दिमाग को आगे क्रेनियम में बढ़ जाएगा, यानी इस हड्डी में, तो ऐसे ब्रेन में टकरा के ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने हड्डी और ब्रेन के बीच में एक गद्दा टाइप का डाल दिया है, जिसका नाम है क्रेनियम मेनिंजिस। ये जो क्रेनियम मेनिंजिस रहता है, जैसे आप कूदोगे ना तो ब्रेन है, ब्रेन उस पर नहीं लड़ पाएगा हड्डी पे, तो गदगदाहा टाइप का होता है, तो उसी में स्प्रिंग टाइप का मचमचाते रह जाता है, तो कहीं जा नहीं पाता हमारा ब्रेन, समझ गए। इसलिए ब्रेन पे चोट भी नहीं लगती। कभी कभी ये मेनिंजेस खराब हो जाता है तो मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी हो जाता है, जिसमें आदमी की मौत भी हो सकती है। अब देखो ये जो हमारा मेनिंजेस ये है, ये काम तो भैया प्रोटेक्ट करने का भी करता है, और प्लस कभी कभी हमारे खोपड़ी में कोई वायरस वायरस चला जाता है तो ब्रेन तक वो वायरस ना पहुंचे, उसके लिए भी ये मेनिंजेस काम करता है। ये जो मेनिंजेस रहता है इसके कई पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है पिया मेटर, दूसरा नाम है एर्चनॉइड, देखो कि ये सब आपको दिया गया है, ठीक है। तीसरा है डूरामीटर, बस याद कर लेना। अब देखो ये जो एर्चनॉइड है और जो डूरामीटर है, इसके बीच में एक ठो फ्लूइड टाइप का पाया जाता है, जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। अब इन सब का आपको काम जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया गया, बस आपको नाम याद कर लेना, क्योंकि पूछ सकता है। अब देखो, तो हमने ये तो बात कर लिया, खोपड़ी एक बात कर लिया, और जो खोपड़ी और दिमाग के बीच में जो झिल्ली टाइप का उसका बात कर लिया। अब हम बात करते हैं भैया ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, यानी फोर ब्रेन के बारे में। इसके बारे में देखो, जो फोर ब्रेन होता है उसके कई पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन के भी कई पार्ट होते हैं, यानी उसके सब पार्ट होते हैं। तो जो पार्ट के भी पार्ट होते हैं उन्हें हम सब पार्ट कहते हैं। तो देखो ये जो फोर ब्रेन होता है, इसका मेन काम होता है कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसी को ये कंट्रोल करने का काम करता है फोर ब्रेन। जैसे अभी क्या होता है अब उसको आगे जानेंगे। देखो जो फोर ब्रेन होता है उसका एक पार्ट होता है सेरिब्रम, दूसरा पार्ट होता है थैलेमस, तीसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। वो सब आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा। सेरेब्रम जो रहता है यह हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। देखोगे पूरा जो ये ब्रेन में भरा है ना, दिखता है, ये सारा सेरेब्रम में है। उसमें छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे पाए जाते हैं, अभी उसको जानेंगे। तो ये जो सेरेब्रम रहता है ये सबसे बड़ा सब पार्ट होता है। इसीलिए फोर ब्रेन भी, अगर आप देखोगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में, इसमें सबसे बड़ा फोर ब्रेन होता है। लेकिन अगर आप इन फोर ब्रेन में भी देखोगे इसमें कौन सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो ये होता है सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम होता है इसका काम होता है, क्या होता है इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। दूसरा इसका काम होता है मेमोरी स्टोर करना। तीसरा काम होता है इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड करना। चौथा काम होता है इमोशन, और पांचवा काम होता है थिंकिंग। तो सेरिब्रम हमारे शरीर में ये काम करता है। तो अगर आप देखोगे, आप जो याद करते हो, जैसे मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको याद हो रहा है, तो वो याद कहाँ होता है, सेरिब्रम में होता है। इमोशन अगर मान लो किसी को पर दया भाव आ रहा है, वो सब इसी से सेरिब्रम से होता है। थिंकिंग आप कोई चीज़ सोच रहे हो तो वो भी सेरिब्रम से ही होगा। और भी देखो यहाँ पर इंटेलिजेंस जो आपको प्रोवाइड होती है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कितने स्मार्टली आप आंसर दे रहे हो, वही आपका इंटेलिजेंस है। वो किससे होता है, वो भी सेरिब्रम से होता है। तो जितना अच्छा आपका सेरिब्रम रहेगा उतना अच्छा आपकी ये सारी चीज़ें रहेंगी, उतने अच्छे से आप कोई चीज़ पढ़ोगे याद होगा। इसीलिए अगर आप देखो लड़कियाँ जो होती हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज काम करता है। क्यों? क्योंकि देखोगे उनके में जो सेरिब्रम रहता है वो लड़कों के मुकाबले 2% ज़्यादा तेज रहता है। इसीलिए जो लड़कियों का सेरिब्रम रहता है वो बहुत तेज काम करता है। इसीलिए वो अगर कुछ पढ़ेंगे ना, भन्न दे याद हो जाता है। देखो हम लोग रात भर बैठ के पढ़ते हैं तब भी नहीं याद होता एग्जाम के पहले, वो लोग आधा 2 या 3 घंटा पढ़ते हैं, याद हो जाता है। तो सेरिब्रम उन लोग का तगड़ा रहता है। वैसे उन लोग का इमोशन भी तगड़ा रहता है। अगर कौन कह दिया करिया लागत हो, तुरंत रोने लगेंगी, क्योंकि उनके अंदर इमोशन भी तेज रहेगा। क्योंकि सेरिब्रम तगड़ा है तो इमोशन भी तगड़ा होगा, थोड़ी देर पे रो देंगी। और मान लो कौन बोल दिए तो मच्छी लग रही, खिस्त दे हंस देंगी, तो इमोशन भी तगड़ा रहता है। समझ गए ना। देखो बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी कौन नथनी पहनी है, कौन बाली पहनी है, तो उन लोग में क्योंकि सेरिब्रम 2% ज़्यादा तेज रहता है। समझिए सेरिब्रम का ये काम होता है। देखो अब बात करते हैं थैलेमस। ये जो थैलेमस रहता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये भी थैलेमस भैया फोर ब्रेन का ही पार्ट है, और फोर ब्रेन में ये सारे पार्ट आते हैं। तो देखो वॉलेंट्री एक्शन क्या है, जैसे अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हो तो ये सब आपके हाथ में ना, कि आप याद करो। इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, इमोशन आपके हाथ में, चाहे रो चाहो हंसो चाहे गाओ, तो ये सब आपके हाथ में। तो ये सब वॉलेंट्री एक्शन है, तो ये सब फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन में भी कौन, सेरिब्रम।
ठीक है। उसके बाद आता है थैलेमस। ये जो थैलेमस रहता है भैया, ये हमारे शरीर में 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। 3 सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, जैसे कि एक तो नोज हो गया, एक तो टंग हो गया, एक तो स्किन हो गया, यानी कि हमारा नाक हो गया, हमारा जीभ हो गया और हमारी त्वचा को ये कंट्रोल करने का काम करता है थैलेमस। अब जैसे कि देखो स्किन को कंट्रोल करता है, तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको चिंगोटी काटा, तो यहाँ की जो नर्व्स रहेंगी ना, वो कहाँ ले जाएंगी, हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाएंगी। अब ब्रेन में भी कहाँ ले जाएंगी, तो थैलेमस में ले जाएंगी। तो थैलेमस वो बताएगा कौन चिंगोटी काटा है। उसके बाद जो मोटर नर्व्स रहेंगी आके यहाँ मैसेज करेंगी, हाँ कौन चिंगोटी काट रहा है। समझ गया ना। तो थैलेमस जो रहता है वो हमारे नोज, टंग और स्किन कंट्रोल करता है। कोनो पाद दिया, तुरंत ही यहाँ से जो नर्व्स रहेगी वो जाएगी थैलेमस के पास, थैलेमस मैसेज देगा कोनो पादा है। समझ गए, इस तरीके से होता है। देखो जब आदमी क्या करता है, अल्कोहल ज़्यादा पी लेता है तो ये थैलेमस इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए अगर कोई आदमी पिया है तो उसके सामने पाद दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहे जितना तीखा मीठा खिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको चाहे जितना मार दो लतिया तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका स्किन ही काम नहीं कर रहा। ठीक, क्योंकि अल्कोहल पीने से थैलेमस में इफेक्ट हो गया है। तो यहाँ से जो नर्व्स आएंगी वो मैसेज देंगी, थैलेमस में कोनो काम ही नहीं कर पाएगा, वही इफेक्ट ही हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर मैसेज ही नहीं जा पाएगा। इसीलिए कोई किसी आदमी को मार दो, दारू पी रहे ना, थोड़ी देर बाद उसके दर्द होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद दिमाग का काम करता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में समझते हैं। हाइपोथैलेमस जो रहता है ये भी इस तरीके से दिखता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ये हाइपोथैलेमस हमें हंगर, एंग्री, गुस्सा, स्लीप यानी सोना, लव इसके बारे में बताता है। हेट किसी को हो रहा है उसके बारे में बताता है। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर से फीलिंग आती है उन सबको जगाने का काम ये हाइपोथैलेमस करता है, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये सारे हो गए हमारे फोर ब्रेन के पार्ट। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो देखो जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसका क्या काम होता है, इसको समझते हैं। जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसका काम होता है हमारी आंख यानी आई को कंट्रोल करना और हमारी ईयर यानी कान को कंट्रोल करना। तो अब आप जानते हो कि जो थैलेमस हुआ था वो हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन कंट्रोल करता था, ये हमारे 2 सेंसरी ऑर्गन कंट्रोल करता है। तो हमारे टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन कंप्लीट हो गए। अब ये जो आंख और कान है कैसे क्या होता है इसको समझो। जैसे कि मान लो कोनो गरिया दिया आपको तो आपके कान में आवाज़ जाएगी, तो कान में जैसी आवाज़ गई हमारे कान में आ रहता है नर्व्स। वो जो नर्व्स रहेगी तुरंत मैसेज लेकर जाएगी, कौन सी नर्व, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व मिड ब्रेन के पास मैसेज ले जाएगी, तो मिड ब्रेन कहेगा हाँ ये गरियाया है, ये चीज़ गरिया है। तुरंत मोटर नर्व्स मैसेज कान में ले आएगी तो हमें पता, तब हमें सुनाई देगा हाँ ये चीज़ गरियाया है। तो ये चीज़ होने में सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, इसलिए आप तुरंत सुन लेते हो। तो इस तरीके से कान में होता है। जैसे कि मान लो आप कुछ देखे, ये हमारी आंख को भी कंट्रोल कर रहा है। मान लो किसी देख रहे हो कौन लैटरिंग कर रहा है खेत में, तो आप देखे तो आपकी आंख में क्या हुआ, उसकी लाइट गई, वो आदमी की इमेज गई। तुरंत जो आंख में जो नर्व्स रहेंगे वो तुरंत जाएंगे मिड ब्रेन तक। मिड ब्रेन कहेगा कौन लैटरिंग कर रहा है खेतों में, तो तुरंत मोटर नर्व्स आपकी आंख में फिर इमेज ले आएंगे, तो आपको दिखाई दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आंख में क्या होता है और कान को क्या होता है ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। समझ गए ना। तो मिड ब्रेन का ये काम होता है। अब बात करते हैं हम हाइंड ब्रेन, बहुत से लोग हिंड ब्रेन भी कहते हैं। ये जो हाइंड ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेडुला, एक होता है पॉन्स। देखो जो मेडुला होता है इसका एक नाम और होता है, एक नाम क्या है, इसका पूरा नाम जो होता है ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। जब अगर आप इस एज में ऑब्लोंगाटा बोलोगे ना तो जीभिया अड़क जाती है, इसीलिए सीबीएसई इसमें नहीं दी है ऑब्लोंगाटा। जब आगे चल के आप बोलोगे मेडुला ऑब्लोंगाटा तब ठीक रहेगा। तो अभी केवल मेडुला ही बोलो। दूसरा होता है पॉन्स। ये जो पॉन्स होता है इसका भी पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई होता है, अभी केवल आप पॉन्स ही पढ़ो। तीसरा होता है सेरिबेलम, तो ये सेरिबेलम है। तो अब बात करते हैं इन तीनों का काम क्या होता है। तो ये तीनों जो है ये हाइंड ब्रेन के ही पार्ट हैं। जो मेडुला होता है इसका काम होता है कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। हमारे शरीर में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, इनवॉलेंट्री का मतलब ऐसी एक्शन जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा खाना पच रहा है, हम लैटरिंग वोटरिंग कर रहे हैं, तो ये सब हम थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं कि मतलब खाना खा लिया, अब सोच रहे हो हाँ 2 घंटा बाद पचना चालू हो, ऐसा नहीं होता। खाना खाए पचना लगा, या फिर आप सोच रहे हो भैया खाना खा लिया 2 घंटा बाद लैटरिन लगे, लेकिन 5 मिनट में भी लग सकती है। तो ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स है उनको कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। जैसे आपके शरीर में डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये मेडुला करता है। अब आप सोच रहे हो कि मेरा खाना 10 घंटे बाद पचे, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑटोमेटिक पचने लगता है। तो ये पेट ओट को अंदर कंट्रोल करने का काम ये मेडुला करता है। समझ गए ना। दूसरा है पॉन्स। पॉन्स जो होता है ये भी हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब ये है कि जो हम कंट्रोल ना कर सकें, जैसे रिस्पायरेशन। तो देखो कि ये रिस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है कौन, पॉन्स। जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो सांस कैसे आपके फेफड़े में जा रही है, उसके बाद सांस के साथ क्या हो रहा है, तो हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा था। इससे एनर्जी भी बन जाती है। तो इन सब की बात छोड़ो, लेकिन ये रिस्पायरेशन को पॉन्स कंट्रोल करता है। यहाँ तक जान गए। बात करते हैं अब सेरिबेलम के बारे में। जो सेरिबेलम रहता है ये हमारे दिमाग का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसको भैया एक नाम से और जाना जाता है लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग।
इसको छोटा दिमाग भले कहा जाता है, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब ऐसा मत सोचो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा है मिड ब्रेनवा होता है। इसको लिटिल ब्रेन केवल कहा जाता है, हालांकि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब आपको दिख ही रहा है भैया इतना बड़ा पत्ती है, वही सेरिबेलम है, समझ गए। ये जो सेरिबेलम रहता है ये हमारे पीछे रहता है, तो हमारी ये जो क्रेनियम वाली हड्डी है ना, ये हमारे सेरिबेलम को उतना मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। इसीलिए अगर कोई आदमी पीछे मार देता है ना तो सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है और आदमी भी गड़बड़ा जाता है। ये जो सेरिबेलम रहता है इसका काम होता है बॉडी बैलेंस, यानी हम जो बॉडी मतलब हम जो चल रहे हैं तो इस बॉडी बैलेंस की काम करता है। दूसरा स्पीकिंग पावर का जो हम बोल रहे हैं ताकि बीच में किसी गरिया न दे, स्पीकिंग पावर पे भी कंट्रोल करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप ऐसे हाथ मोड़ रहे हो तो यहाँ की जो मसल्स है वो भी मुड़ रही हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है। आपका दिल जो है वो धक धक कर रहा है, तो धक धक कर रहा है वो तो ठीक है, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम ये मेडुला कर दे रहा है। लेकिन जो हमारा दिल है वो क्या हो रहा है, पहले पिचक रहा है फिर फूल रहा है, तो जो उसकी मसल्स हैं वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम ये सेरिबेलम वो करता है। तो इस तरीके से देखोगे ये सेरिबेलम कई काम करता है। अब देखोगे जब आदमी अल्कोहल पी लेता है ना तो ये सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है, तो इसीलिए उसकी बॉडी बैलेंस ही नहीं बन पाती। तो जब आदमी दारू पी लेता है तो उसका सेरिबेलम काम नहीं कर पाता, तो आदमी देखोगे इसे लुड़ुक लुड़ुक चलता है, कभी मतलब कभी इधर गिर जाएगा कभी उधर गिर जाएगा, तो बॉडी बैलेंसिंग नहीं बन पाती। दूसरा स्पीकिंग पावर की कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि सेरिबेलम गड़बड़ा गया है दारू पीने से, तो स्पीकिंग पावर पे कंट्रोल नहीं रहेगा। देखो किसी को भी कुछ बोल देगा, गरिया उरिया देगा, कोनो भी गाली वाली दे देता है, ये स्पीकिंग पावर पे कंट्रोल नहीं रहता। तीसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन पे भी उसके कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि कभी कभी देखोगे जब आदमी ज़्यादा दारू पी लेता है तो उसका मसल्स ठीक से काम नहीं करता, तो उसकी कभी कभी दिल ठीक से नहीं काम करता। तो ज़्यादा दारू पीने से दिल कभी कभी ठीक से काम नहीं करता, तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो अब आप जो ये दिमाग है ना, दिमाग के हर अंग के बारे में जान गए हो कैसे क्या काम करता है। तो आप दिमाग तो जान गए हो कि कैसे काम करता है, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डियाँ काम करती है। तो अब देखो बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड का सिंपल सा मतलब होता है भैया रीढ़ की हड्डी, यानी जो रीढ़ की हड्डी इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है इससे देखोगे भगवान ने हमारे बहुत सारा झरलारा टाइप का निकाल रखा है, बहुत सारे तार टाइप के निकाल रखे हैं, और वो तार क्या है आप जानते हो, वो सब नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स होते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी से 31 नर्व्स निकलते हैं। 31 जो रहते हैं वो पेयर में रहते हैं, यानी जोड़े में रहते हैं, यानी एक साथ हमेशा 2 नर्व्स निकलते हैं, एक सेंसरी वाला एक ठो मोटर वाला, ताकि एक मैसेज को दिमाग तक यानी रीढ़ की हड्डी तक ले जाए और रीढ़ की हड्डी दिमाग तक पहुंचा दे। उसके बाद दिमाग से मैसेज जो रहेगा वो आएगा रीढ़ की हड्डी से। अब रीढ़ की हड्डी से यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, मोटर नर्व्स करेगा। तो इसलिए हमेशा जो नर्व्स निकलते हैं वो 31 निकलते हैं, और वो 31 क्या रहते हैं, पेयर में रहते हैं। समझ गए। तो स्पाइनल कॉर्ड ये है। लेकिन अब अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे 31 नर्व्स निकलते हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा भैया स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट आ लार्ज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। यानी इसका मतलब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या मतलब है, यानी अगर दिमाग छोड़ दो, स्पाइनल कॉर्ड छोड़ दो, बाकी किनारे किनारे जितना भगवान ने झलरा टाइप का निकाल रखा है, तारा टाइप का निकाल रखा है, वही सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो हमारे हाथ को कनेक्ट कर रहा है, पैर को कनेक्ट कर रहा है, इसको मतलब इसको हर जगह कनेक्ट कर रहा है। तो हर जगह कनेक्ट कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और लास्ट में कहाँ जुड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी में जुड़ रहा है। रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी है, हमारे दिमाग से जुड़ी है। दिमाग तो रीढ़ की हड्डी पे ही बैठा है ना। तो इसलिए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पूरे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, हमारे ब्रेन से लाकर जोड़ता है। और ये देखो ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी रहती है, इसी रीढ़ की हड्डी पर हमारा पूरा दिमाग रहता है। अब बात करते हैं हम क्या रहता है, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये 1-2 नंबर में हमेशा पूछ लिया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन हम सिंपल उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में सडन एक्शन होते हैं। सडन एक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप कौनो बर्तन वर्तन रखे हो, गर्म है, उसमें पानी नहीं है, मान लो ऐसे छू दिए तो भन्य हटवा हटा लेते हो ना, वही जो भन्य हटवा लगा दिए उसी को हम सडन एक्शन कहते हैं, और इसी सडन एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये होता कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये देखो इमेज आपके बुक में दिया भी गया है, कुछ यही है, ठीक है। जैसे मान लो आप छुए, यहाँ पर जो सेंसरी नर्व थी वो एक्टिवेट हुई, तो भन्य थी नर्व इम्पल्स भेजी, क्या करें, नर्व इम्पल्स भेजी, वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजी हमारे रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी ब्रेन तक भेजेगी। अब ब्रेन प्रोसेस करके बताएगा भाई ये जल रहा है, तो ब्रेन रीढ़ की हड्डी भेजेगा, रीढ़ की हड्डी मोटर नर्व से यहाँ भेजेगी। अब इतना सब होने में टाइम लगेगा भाई, हाँ भैया 0 कुछ सेकंड ही लगेगा, लेकिन लगेगा ना। तो इतने देर में जब तक आपको मैसेज जाएगा और तब तक 1 सेकंड बीत चुका रहेगा, मतलब मैसेज तो चला जाएगा, हटाने उठाने तक 1 सेकंड बीत चुका रहेगा। लेकिन भगवान ने इसीलिए क्या किया है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी रहता है उस रीढ़ की हड्डी को क्या किया, इतना हक दिया है कि अगर सडन एक्शन कहीं हो तो वहाँ तुम क्या करो, डिसीजन ले सको। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आप आग में हाथ ऐसे रख दिए,
मान लो अपनी वाली से बतिया रहे हो और आगे में हाथ ऐसे रख दी, तब तब ताप रहे हो, हाथ रख दी तो हाथों तुरंत जलेगा। तो जो आपके यहाँ सेंसरी नर्व रहेगी तुरंत रीढ़ की हड्डी की मैसेज भेजेगी, रीढ़ की हड्डी तुरंत बता देगी हाथ हटा लो। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी ने डिसीजन लिया। तो ये किस केस में होता है? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के केस में होता है। कभी कभार जब सडन एक्शन होता है तो रीढ़ की हड्डी तुरंत डिसीजन ले लेती है, हटाओ हटवा, समझ गए? तो इसी तरीके से होता है। अगर आप कोई छू दो तो ये जो सडन एक्शन हुआ भान्य दे, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, इसी सडन एक्शन को। तो आई होप अब आप रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए। जो भान्य दे तो आता है, आदमी हटा लेता है, मान लो कांटा वाटा धस गया, भान्य दे से गोड़ हटा लिया, सडन एक्शन हुआ, तो वही रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन केस में हमारी रीढ़ की हड्डी डिसीजन ले लेती है। अब हालांकि ब्रेन तो लेता है ये डिसीजन, लेकिन उससे पहले रीढ़ की हड्डी ले लेती है, उसके बाद भी ब्रेन बताता है, तभी दर्द होता है, क्योंकि ब्रेन ही बताएगा भैया दर्द हो रहा है। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। देखो, जब भी हमारे कोई चीज़, मतलब मान लो यहाँ चिंगोटी काटा, तो यहाँ नर्व जो रहेगी वो क्या करेगी? वो यहाँ से नर्व इंपल्स भेजेगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स उसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स ऐसे भेजी। तो जहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारी हो गुजरती है ना, उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। लेकिन ये केवल जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है उसी के केस में काउंट किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी जब होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जहाँ से गुजरती है उस जगह को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे जो पाथवे होता है, जो रास्ता होता है थ्रू नर्व्स इंपल्स पास थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन, यानी जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होता है उस दौरान जो नर्व्स इंपल्स यानी जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो जहाँ से होकर गुजरती है उसी रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि मान लो आप ऐसे हाथों छू दिए, कौन केतली है, ठीक है, उसको छू दिए, भान्य दे जला आपके, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी नर्व्स इंपल्स उसे कहा जाता है, भान्य दे यहाँ तक गया हमारी रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी बता देगी जला, हटा ले, तुरंत हटा लिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स ऐसे ऐसे गया, तो ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ गया फिर आया ना, यही क्या कहला रहा है? यही रास्ता कहला रहा है रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए ना? यही होता है। अब देखो, जैसे कि मान लो आप ऐसे हो, ऐसे मान लो बतिया रहे अपनी वाली से, और पता लगा ऐसे हाथ यहाँ किए हो, आग कुकुर काट ही लिया, तुरंत जैसे आप सोचो कुछ भन्य ध्यान हटा लोगे उसके मुँह से, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक इंपल्स उंगली से गया होगा रीढ़ की हड्डी तक, फिर यहाँ तक आया होगा, ये जो जहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स गया या फिर नर्व्स इंपल्स भी कह सकते हो, वही रास्ता क्या है? वही रिफ्लेक्स आर्क है। सिंपल सी बात है यार, कोनो दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अब क्या होता है साइनेप्स। साइनेप्स भैया हम उसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो जो हमारी नर्व्स रहती है वो न्यूरॉन से बनी रहती है, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन तीसरा न्यूरॉन ऐसे आगे कनेक्ट रहता है। तो ये जो जब कनेक्ट रहता है न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ना, जहाँ कनेक्ट रहता है वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं रहता, हल्का सा गैप रहता है, देख सकते हो यहाँ पर। तो वो जो गैप होता है उसी गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। तो क्या है साइनेप्स? इज द गैप बिटवीन नर्व्स एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ एनदर। इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हो जो एक न्यूरॉन होता है उसका जो एक्सॉन टर्मिनल रहता है लास्ट वाला, और जो एक न्यूरॉन रहता है उसका जो डेंड्राइट्स रहता है यानी जो बालवा उसका उगा रहता है, तो जो एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स रहते हैं वो दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। वो दोनों कनेक्ट हैं, लेकिन वो दोनों जहाँ कनेक्ट रहते हैं ना, हल्का सा गैप रहता है उन दोनों के बीच में, उसी को हम कहते हैं साइनेप्स। लेकिन अब जौन चतुर लड़के होंगे ना, उन्हें मुड़ी खजुआने लगे होंगे और सोचेंगे यार जब गैप है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे जा रहा है। सही सोच रहे हो, और अगर नहीं सोच रहे हो तो पहले जूता भिगो, अपने मुड़प मारो, फिर सोचो हाँ यार सही कह रहे हो। देखो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज इस ऐसे जाता है ना, जहाँ गैप है उसे साइनेप्स कहते हैं। वहाँ गैप जो है वहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी नर्व इंपल्स आती है तो वहाँ पर जो गैप है वहाँ पर हो जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो जो जगह है वो भर गई, अब वो जब वो जगह भर गई तो वहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ से दूसरे में चला जाएगा, यानी जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन के कारण होता है, वो जो जगह है साइनेप्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है जिसके कारण वो जगह भर जाती है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ऐसे भन भन चला जाता है। एक को सेकंड नहीं लगता ये सब होने में, ऐसा ना सोचना कि 1 घंटा लगता है। अब बात करते हैं हम क्या होता है भैया रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस का मतलब सिंपल से जानते हो, हमारे शरीर में 3 प्रकार के रिस्पॉन्सेस होते हैं। एक होता है भैया वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे एक्शन जिसे आप कंट्रोल कर लेते हो उसे हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब सिंपल से ही, जैसे आप ऐसे हाथ हिला रहे हो, ऐसे मान लो पेट उठ हिला रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे कहते बुला रहे हो या कानों आंखों को मार रहे हो, तो वो सारे वॉलेंट्री एक्शन में आते हैं, समझिए, क्योंकि जो आप कंट्रोल कर ले रहे हो वो सारे वॉलेंट्री एक्शन में आएंगे। इनवॉलेंट्री एक्शन हम उसे कहते हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारे इनवॉलेंट्री। जैसे आप खाना खाए और खाना आपको पचने लगा और आप सोच रहे हो यार मुझे अपनी वाली से मिलने जाना है 2 घंटे बाद, तो मैं 2 घंटे बाद खाना पचाना चालू करूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, खाना अपने आप पचना चालू हो जाता है। तो वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। जैसे मान लो आपको लैटरिन लग रही है, आप सोच रहे हो यार 2 घंटे बाद लैटरिन लगे क्योंकि मैं अभी अपनी वाली के यहाँ आया हूँ, तो ऐसा नहीं होता है।
आपको लैटरिन लगी हो, लगी बात अलग है, आप रोक के रखे हो, लैटरिन लगी तो है ना। तो ये होता है सारे इनवॉलंटरी एक्शन जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन जानते हो, जो सडन एक्शन होता है, जैसे मान लो इसे छू दी, भन दे चाहे तो हटा लेते हो, वो सब क्या है, वो सब रिफ्लेक्स एक्शन है। और जहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स गुजरते हैं उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो यहाँ तक तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे शरीर में सारे मैसेज दौड़ते हैं। अब समझते हैं अगला टॉपिक को। तो अब देखो हम समझते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स का मतलब क्या है? प्लांट हार्मोन्स का मतलब ये है कि जिस तरीके से भगवान हमारे अंदर दिमाग दे रखे हैं ताकि हम लोग चल सके और लड़कियां झगड़ा उगड़ा कर सके, वैसे प्लांट में भगवान ने क्या किया, हार्मोन्स डाल रखा है। अब ये प्लांट जो है इसको भैया चलना उलना तो रहता नहीं है, लड़कियों की तरह झगड़ा उगड़ा करना तो रहता नहीं है, इसीलिए भगवान ने प्लांट में केवल हार्मोन्स डाल रखा है, दिमाग नहीं डाल रखा। अब कभी देखो प्लांट किसी झगड़ा कर रहा हो, पैदल चल रहा हो, नहीं चलता, तो उसको दिमाग की जरूरत नहीं है, उसके दिमाग कहीं नहीं होता। इसीलिए भगवान ने प्लांट में केवल हार्मोन्स डाल रखा है। ये जो हार्मोन्स रहता है प्लांट में, इसे हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स, एक नाम से और जानते हैं ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स। अब ग्रोथ रेगुलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्लांट में हार्मोन्स पाए जाते हैं उनका बेसिकली केवल एक काम होता है कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना या फिर रोक देना। आप सोचो कि बढ़ाना तो ठीक है, रोकते क्यों हैं? तो रोका इसलिए जाता है, पता लगा अगर प्लांट बढ़ते 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 मार्स तक पहुंच जाए तब तो रॉकेट की जरूरत होगी नहीं, वैसे ही आदमी पेड़ पे चढ़ के मार्स पे पहुंच जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, प्लांट में क्या किया है, ऐसे हार्मोन्स भी डाल रखे हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो प्लांट में दो तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर यानी जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, और दूसरा होता है ग्रोथ इनहेबिटन। इनहेबिटन का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसी तो समझना है। देखो सबसे पहले आता है एक्सिन। ये जो एक्सिन हार्मोन रहता है इसका काम होता है बेसिकली सेल एलोंगेशन का। सेल एलोंगेशन का मतलब ये होता है कि सेल को बढ़ावा देता है, यानी सेल को बढ़ाता है। तो सेल को बढ़ाने का काम ये एक्सिन करता है। ये जो एक्सिन रहता है ये प्लांट को भी बढ़ाने का काम करता है। ये जो एक्सिन रहता है ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है जो प्लांट का टिप होता है ना एकदम, वहां पर ये एक्सिन पाया जाता है। तो वहीं से ही देखो कि जहां जहां आगे आगे से कली निकलती है वो एक्सिन के कारण निकलती है। ये जो एक्सिन रहता है ये भैया जो प्लांट है उसको लाइट की डायरेक्शन में बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए कभी कभार आप अपने घर में कोनो गमला उमला रखना और कोनो झरोखा हो आपके घर में, तो देखोगे उसमें जो पेड़ लगा है उस झरोखा की तरफ जाने लगता है, यानी जहां से लाइट आ रही है। तो ये किसकी वजह से होता है, एक्सिन की वजह से होता है। दूसरा आता है हार्मोन जिब्रेलिन करके। ये जो जिब्रेलिन रहता है इसका काम होता है स्टिमुलेट स्टेम एलोंगेशन, यानी ये स्टेम को बढ़ाने का काम करता है। अब आप सोचोगे एक्सिन और जिब्रेलिन में फर्क क्या रह गया, दोनों बढ़ाने का काम कर रहे हैं पेड़ को। तो देखो ये जो एक्सिन है ये एकदम टॉप से बढ़ाने का काम करता है, और ये जो जिब्रेलिन है ये स्टेम को बढ़ाने का काम करता है। स्टेम का मतलब तने को बढ़ाने का काम करता है। अब ये तने को थोड़ी ना बढ़ा रहा, तने को जिब्रेलिन बढ़ाता है। अब ये जो भगवती धारा जिब्रेलिनिया है ये भैया लीफ का एक्सपेंशन भी कराता है, यानी लीफ को भी बढ़ावा देता है और हेल्प करता है प्लांट को ग्रो टॉल करने में, प्लांट को ये हेल्प करता है। अगर देखा जाए बेसिकली बढ़ाने का काम केवल किसका होता है तो वो जिब्रेलिन का होता है। जिब्रेलिन ही पूरे पेड़ को बढ़ाता है, यानी तने होने को पूरा यही करता है, पत्ती उत्ती को बढ़ाने का काम। एक्सिन क्या करता है, ये टॉप से केवल क्या करता है, लाइट की दिशा में बढ़ाने का काम पेड़ को करता है, यानी ये सेल का एलोंगेशन कराता है। हालांकि ये भी ग्रोथ कराता है लेकिन ये सेल का एलोंगेशन कराता है, और ये क्या करता है, ये स्टेम का एलोंगेशन कराता है, यानी ये स्टेम को बढ़ाने का और लीफ को बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं ये साइटोकाइनिन क्या होता है। साइटोकाइनिन भैया ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। तो ये प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो किसकी वजह से हो सकता है, ये साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। तो अभी तक हमने ऐसे हार्मोन्स पढ़े जो कि प्लांट की ग्रोथ कराने का काम करते हैं। अब हम ऐसे हार्मोन्स पढ़ेंगे जो प्लांट को रोकने का काम करते हैं, यानी उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो पहला आता है एब्सिसिक एसिड। ये जो एब्सिसिक एसिड है ये भी एक तरीके का हार्मोन्स होता है जो कि पेड़ में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये पत्तों को क्या करता है, गिराने का काम करता है। पत्तों को गिराने का काम इसलिए करता है, अगर देखो पत्ते गिर जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा, अब केवल निछाने ताना थोड़ी ना बढ़ेगा। तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पतझड़ में, इसी की वजह से पतझड़ आता है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पतझड़ में पत्ते को झड़ा देता है, जिसके कारण प्लांट का एक बार ग्रोथ रुक जाता है। दूसरा आता है भैया इथाइलिन। ये जो इथाइलिन रहता है ये ओपनिंग करता है फ्लावर को, और क्या करता है, रिपेनिंग करता है भैया फ्रूट को, यानी फ्रूट को पकाने का काम करता है और फ्लावर को ओपन करने का काम करता है। अब आप मूड़ी खजुआओगे और सोचोगे यार मतलब फ्रूट को पका देना और फ्लावर को खिला देना,
मतलब खिल जाना। तो ये कैसा हुआ, मतलब ये कैसे प्लांट को ग्रोथ रोक रहा है? देखो भैया, अगर फ्रूट पक जाएगा यानी फल पक गया, अगर फल पक गया उसके बाद थोड़ी ना बढ़ेगा। अब जैसे आम इतना बड़ा है, इतने में वो पक गया, तो उसके बाद वो थोड़ी ना इतना बड़ा होगा, जब तक वो कच्चा है तभी तक बढ़ेगा। तो जब फ्रूट पक जाएगा उसके बाद वो गिर जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, फ्रूट को पका देने का काम करता है ताकि यह फ्रूट आगे ना बढ़े। अब पता लगा आम है वो पक ही नहीं रहा है, इतना बड़ा हो गया, अब आदमी कैसे खाएगा उसको? इसीलिए फ्रूट को पकाने का काम ये क्या करता है, इथाइलिन करता है। और क्या करता है, फ्लावर को खिला देने का काम करता है, यानी फ्लावर खिल जाए। अब देखो फ्लावर खिल ही नहीं रहा है, उसका ढिपिया इतना बड़ा हो गया, तो क्या होगा, इससे ये होगा जब फ्लावर खिलेगा तो बहुत बड़ा खिल जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, फ्लावर को पहले खिला देता है ताकि ज़्यादा वो खिल ना पाए। इसीलिए ये क्या करता है, मतलब बेसिकली फ्लावर पेड़ के ग्रोथ को रोकने का काम ये भी करता है। तो अब आप प्लांट हार्मोन्स के तो बारे में जान गए होंगे और दिमाग के बारे में जान गए होंगे हम लोग के बारे में। आप समझते हैं हमारे अंदर हार्मोन्स कैसे काम करता है। अब देखो समझते हैं हम ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि प्लांट के अंदर कैसे हार्मोन्स काम करता है। अब हमारे भी अंदर भगवान से बहुत सारे हार्मोन्स डाल रखे हैं, वो कैसे काम करते हैं उसको समझते हैं। अब देखो हमारे अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं, अब ऐसा तो नहीं है हर जगह हार्मोन्स वो छितराया हुआ रहेगा। अब भगवान ने हमारे अंदर कोई ना कोई सिस्टम फिट कर रखा होगा ना, जो कि हार्मोन्स निकालने का काम करता होगा। तो हमारे शरीर में बहुत सारे भगवान ने क्या ग्लैंड फिट कर रखे हैं, और वो ग्लैंड हमारे शरीर में बहुत जगह होते हैं और वही हार्मोन्स निकालने का काम करते हैं। जैसे हमारे गटैयम कर रखे हैं, हमारे मुड़वक बिचौम कर रखे हैं, हमारे यहाँ किडनी के ऊपर कर रखे हैं, हमारे यहाँ भी हम यहाँ भी का बहुत जगह हार्मोन्स निकलता है और उसका अलग अलग काम होता है। तो ये जो हार्मोन्स निकालने का हमारे शरीर में काम करता है वो चीज़ होती है ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होता है ये छोटा छोटा से थैली थैली टाइप का होता है। आपके गटैयम होगा, यहाँ होगा, आपके पेटवाम होगा, बहुत जगह होता है ये ग्लैंड, समझ गए? वो हार्मोन्स निकालने का काम करता है। अब ये जो ग्लैंड होता है ना, बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भैया एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहते हैं ये ऐसे ग्लैंड रहते हैं जो कि जूस और एंजाइम निकालने का काम करते हैं। जूस का मतलब ऐसा मत सोचना कि मौसमी का जूस हमारे पेट में निकलता है, ऐसा नहीं होता है। जूस और एंजाइम जो रहता है ये अलग तरीके का जूस रहता है जो कि हमारे शरीर में निकलता है, वो अलग काम करता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना भी हार्मोन्स के बारे में। तो हम यार जूस और एंजाइम के बारे में जान के क्या करेंगे, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, हालांकि पेपर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, हमेशा अपने जीवन के लिए पढ़ना चाहिए जो कि आपको काम देगा आगे चल के, समझ रहे हो ना? तो यहाँ आपके अपने शरीर के बारे में जान रहे हो जो कि आपको काम ही देगा। तो देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि जूस और एंजाइम निकालते हैं। और दूसरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि केवल हार्मोन्स निकालते हैं। तो आप समझ गए दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो रहता है वो हार्मोन्स निकालता है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है इसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है? देखो भैया, डक्ट का मतलब होता है नली, यानी छोटी सी पाइप। तो ये जो ऐसी ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसपे कोई नली ही नहीं रहती। अब आप खुद मुड़ी खजुआ और अपने पेट से सोचो कि यार जब इसके पास नली नहीं है तो मान लो ये हार्मोन्स बना देगा, तो हार्मोन्स वो निकालेगा कैसे? मान लो इतना छोटा सा कोई थैली है और ये अंदर हार्मोन्स बना रहा है, तो हार्मोन्स बनाए निकालेगा कैसे? खुद दिमाग लगाओ। तो ये जो थैली रहता है इससे क्या होता है, बहुत सारी खून की नसें आकर कनेक्ट रहती हैं, ऐसे ऐसे कहीं के, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके रहती है। तो खून की नस जैसे ही हार्मोन्स बनाएगा ना, तुरंत खून बना देगा, एक खूनवा और एक हार्मोन्स बना दिया हूँ, तो खूनवा इस नसा के माध्यम से आएगा और हार्मोन्स को लेकर चला जाता है, समझ गए? तो यहाँ पर आप देखोगे कोई नली नहीं आई है, तो यहाँ पर खून आता है जो कि हार्मोन्स को लेकर जाता है। यहाँ तक समझ गए? तो इसलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई डक्ट नहीं रहता। अब देखो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है ये हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना जो कि एग्जाम में आना तय होता है, ये तो आप जान रहे हो। तो पहला आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भैया ये हमारे गटाई में होता है, ये थोड़ा एच की तरह दिखाई देता है। ये जो थायराइड ग्लैंड रहता है ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालता है। ये जो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रहता है इसका काम रहता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट। हमारे शरीर में ये जो पाचन ओचन और तरीके की जो अन्य क्रियाएं होते रहती हैं ना हमारे शरीर के अंदर, खाना पच रहा है, बहुत सारे खाना आंत में जाएगा, ये सब मेटाबॉलिज्म वाली जो चीज़ें होती हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और हमारे शरीर में जो बैलेंस ग्रोथ, यानी हमारे शरीर का मतलब जैसे मान लो हमारा ठीक से दिमाग डेवलप हो जाए, हमारा ठीक से फेफड़ा डेवलप हो जाए और भी अन्य हमारे जो अंग हैं वो डेवलप हो जाएं, तो वो सब बैलेंस ग्रोथ कराने का काम यही थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, यानी थायराइड ग्लैंड करता है। अब ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इसके पीछे देखोगे ऐसे छोटे छोटा मटर के दाना ऐसे छोटे छोटे के ना
4 बिंदी टाइप के लग रहे थे, जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या कि इसके पिछवा रहता है इसलिए पैराथायरॉयड, समझ गए ना, वो पैरा गांव वाला पैरा मत समझ लेना। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये पैराथायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालता है। ये जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रहता है इसका काम रहता है कंट्रोल करना और बैलेंस करना, किसको, कैल्शियम को। तो हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम कंट्रोल और बैलेंस होता है वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड निकालता है। यहाँ तक जान गए। अब देखो ये दोनों जो हैं थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये हमारे गटैयम होता है। यहाँ तक समझिए। अब हम गटैये थोड़ा और नीचे चलते हैं तो आता है एड्रेनाल ग्लैंड। ये जो एड्रेनाल ग्लैंड रहता है ये हमारे किडनी के ऊपर रहता है। देखो किडनी के ऊपर जो थोड़ा पीयर टाइप का है, तो क्या है, एड्रेनाल ग्लैंड है। ये एड्रेनाइन नाम का हार्मोन निकालता है। ये जो एड्रेनाइन नाम का हार्मोन रहता है ये हमेशा इमरजेंसी केस में निकलता है, यानी प्रिपेयर करता है हमें फॉर इमरजेंसी के लिए। अब ये जो एड्रेनाइन हार्मोन रहता है इसे हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको समझते हैं और इसका काम क्या होता है, बहुत जरूरी है, ये जान जाओ। देखो ये जो एड्रेनाइन ग्लैंड रहता है इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, थोड़ा डर आता है, शरीर ये कभी कभी कांपने लगती है। कैसे क्या होता है इसको समझो। जैसे कि मान लो आप रात में हो और रात को अचानक से खुल जाती है खिड़की और खिड़की हल्की हल्की हिलने लगती है हवा की वजह से, और फिर आप देखते हो कि बाहर कोई नहीं है और खूब तेज़ी से हवा आपके मुँह के नकियम झोंका मार देती है। फिर आप हल्का सा बाहर जाते हो गेट बंद करने डरा कर, और फिर देखते हो सामने से कोई आ रहा है उज्जर कलर की साड़ी पहन के। तो आप डरा जाते हो कौनो चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन उसी टाइम आ जाती है लाइट और तब आप देखते हो अरे भगवती धराई तो हमार वाली है रे, मेकअप नहीं लगाई है। तो आपको देखो एकदम डरा जाते हो उस टाइम। तो डरा आता कहाँ से है, तो वो आता है यही एड्रेनाल ग्लैंड जो रहता है ना, एड्रेनाल नाम का हार्मोन निकाल देता है, इसी वजह से आता है। समझ गए कि इसी की वजह से डरा और हमारे शरीर के अंदर बन जाता है। यही हमें इमरजेंसी केस, मान लो अभी कोनो कुकुर दौड़ा लिया, भागने दे, आदमी 1 सेकंड के अंदर भाग जाता है। वो क्यों होता है, ये इमरजेंसी केस में निकल जाता है। तो आदमी मतलब फाइट एंड फ्लाइट, या नो मारो या तो उड़ जाओ, या तो अगर मान लो लैटिए नहीं आई होती तो या तो आप वहाँ से भाग लेते, या तो कोनो लाठी उठी लेके वही खदेड़ लेते, तो भले वो बाद में पता चलता आपकी वाली है। तो देखो फाइट एंड फ्लाइट हो गया है, इसीलिए इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, या तो मारो या तो मर जाओ। अगर मान लो वहाँ या तो वो भागता या तो मारता या तो मर जाता अगर लाइट नहीं आती। तो समझ गए एड्रेनाल हार्मोन का काम यही होता है। यहाँ तक जान गए। अब बात करते हैं हम पेनक्रियाज। ये जो पेनक्रियाज रहता है ये इधर छोटा सा पत्ती टाइप का रहता है। ये पेनक्रियाज के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ से जान लो। ये पेनक्रियाज, ये जो पेनक्रियाज रहता है ये भैया 2 प्रकृति का हार्मोन्स निकालता है। एक का नाम है इंसुलिन, दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन। ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन रहता है ये कंट्रोल करता है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को, ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर। जैसे कि अगर जब ये इंसुलिन कम निकलता है ना तो देखोगे हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज को हम शुगर भी कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं ना भैया मेरे शुगर हो गया है, यानी कि उनके शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो यही ग्लूकोज को ये कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज निकालता है। तो जब भी किसी आदमी को शुगर होता है तो जान जाओ उसका पेनक्रियाज गड़बड़ा गया है। अब बात करते हैं हम ग्लूकागॉन नाम हार्मोन। ये क्या होता है, इसका भैया काम होता है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अब देखो इंसुलिन जो था ये हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता था, यानी ग्लूकोज को कम करता था। ये बढ़ाता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इसलिए बढ़ाता है, अगर मान लो आपके शरीर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहेगा ही नहीं तो कौनो शरीरिया में ताकत नहीं रहेगा, एकदम जुजुआ पड़े रहोगे। देखो कि बहुत से लड़के ने हमेशा ये मुरझाए हैं, कौनो काम में धंधा नहीं है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर ये ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन नहीं निकल रहा है। तो ये टॉनिक वॉनिक पीते तो ये निकलने लगता है, तो थोड़ा ढंग से काम करता है। अगर इंसुलिन क्या करता है, देखो ग्लूकोज को कम करता है, ये ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये कम करेगा ये बढ़ाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। तो ना आपके अंदर ज़्यादा रहेगा ना कम रहेगा। अगर मान लो ये कम हो गया इंसुलिन तो ये बढ़ाने का काम तो करेगा ही, तो आपके शरीर के अंदर एक ही बैग ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये कम कर ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ग्लूकोज का लेवल आपके शरीर के अंदर बढ़ जाता है और ग्लूकोज और शुगर नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये कम करता है, ये ज़्यादा करता है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज, जिसके कारण हमारे अंदर मेंटेन रहता है। तो आई होप आप यहाँ तक तो समझे होगे। अब ऐसा मत सोचना कि इतने तरीके के हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड है, और भी हैं। अब उसको आगे पढ़ते हैं। अब देखो आता है नया ग्लैंड जो कि लड़कों का फेवरेट है, यानी टेस्टिस के बारे में बहुत से लोग इसी का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो जो टेस्टिस होता है ये एक लड़के के अंदर 2 ठो पाया जाता है। ये जो टेस्टिस रहता है ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालने का काम करता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रहता है इसका काम होता है कंट्रोल और ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यानी कि हम लोग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी का ये ग्रोथ कराता है, मतलब
और क्या कराता है, कंट्रोल कराता है और डेवलपमेंट कराता है। अब हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। ये ओवरी जो रहती है महिला में पाई जाती है, लड़की में पाई जाती है। ये भी ओवरी दो होती है। ये दो प्रकार के हार्मोन्स निकालती है, एक ईस्ट्रोन नाम का और दूसरा प्रोजेस्टेरोन नाम का। ओ लगा है लेकिन ईस्ट्रोन पढ़ा जाता है, ठीक है, ओजेस्ट्रॉन नहीं पढ़ा जाता, ईस्ट्रोन। और ये जो दोनों हार्मोन है इसका काम होता है कंट्रोल एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट कराना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन कराता है, ये ओवरी कराता है, जो कि ईस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालता है। यहाँ तक समझ गए, ये दो ग्लैंड हो गए। अब देखो, अब यहाँ पर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे दिमाग के बीचों बीच में होता है, छोटा सा एकदम होता है, मटर के दाने की तरह होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ये भैया सभी ग्लैंडों का बाप रहता है। यानी कि हमारे शरीर में अभी तक जितने भी आप ग्लैंड पढ़ते आए हो ना, सबको कंट्रोल करने का काम ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी जैसे आपका थायराइड ग्लैंड है, गटाइम जो बताया था आपको मैं, अगर मान लो ये कोई हार्मोन्स निकाल रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन निकाल रहा है, तो इसको निकालना है हार्मोन, तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछेगा, हे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन निकाल दो कि नहीं। तब पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगा हाँ निकाल दो, काम है, जरूरत है शरीर को, तब पिट्यूटरी ग्लैंड जाकर हार्मोन निकालेगा। समझ गए? नहीं तो किसके औकात नहीं है कि बिना पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछे कोई हार्मोन्स निकाल दे। तो मान लो टेस्टिस को टेस्टोन हार्मोन निकालना, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछी है, कहेगा कि हे पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दूं हार्मोन्स, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगा अभी ना निकालो, तो इनके दम नहीं है कि यह टेस्टोन हार्मोन निकाल दे। समझ गए? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जितने भी आप ग्लैंड पढ़ते आ रहे हो अभी तक, सबका मास्टर होता है ये, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ये खुद एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारे शरीर की मतलब हाइट को बढ़ाने में, हमारे हाइट को रोकने में मददगार रहता है। जैसे कि मान लो अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ हार्मोन निकल गया ना, तो आपकी शरीर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। इसलिए मैंने ऐसे एरो पर लगा दिए जब ये ज़्यादा निकल जाता है। और जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो उसे हम कहते हैं डॉर्फिज्म। जब आदमी छोटा बौना रह जाता है तो उसे हम कहते हैं डॉर्फिज्म। जब खली की तरह इसे बढ़ जाएगा उसे हम जाइजेंटिज्म कहेंगे, और जब डॉर्फिज्म उसे कहते हैं जब छोट का बौना की तरह रह जाता है। समझ गए? तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का काम। अब हम बात करते हैं फीड बैक मैकेनिज्म के बारे में। अब यहाँ देखो, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड था ये बताता था कि हाँ भैया हार्मोन निकालो और अब ना निकालो, लेकिन जो फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे शरीर का, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है एक्शन ऑफ हार्मोन्स। यानी हमारे हार्मोन्स में कितना हार्मोन्स निकलेगा कितना नहीं निकलेगा उसको ये रेगुलेट करता है। जैसे कि मान लो आपके शरीर है, आपके शरीर में मान लो गर्मी है और पसीना होने लगा, तो पसीना कितना होगा कब होगा वो सब फीडबैक मैकेनिज्म बताता है। जैसे मान लो आपका पेनक्रियाज हो गया, वो इंसुलिन हार्मोन निकालो तो कितना निकालेगा वो ये बताएगा। समझिए? तो कितना निकालना है कम निकालना वो एक्यूरेट चीज़ फीडबैक मैकेनिज्म बताता है। तो आई होप अब आप यहाँ तक तो समझिए होगे ग्लैंड के बारे में, किस तरीके से ग्लैंड काम करता है। अब बहुत से लोग फिर कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के ले लिए होगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो बात करते हैं हम आखिरी और अंतिम टॉपिक जिसका नाम है मूवमेंट इन प्लांट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एकदम खड़े क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कहेगा फोटोट्रॉपिज्म बताओ, हाइड्रोट्रॉपिज्म बताओ, तो आपको खड़े बताना पड़ेगा। मतलब खड़े मतलब क्या, खड़े होकर नहीं बताना पड़ेगा, बैठ के ही बताना पड़ेगा, लेकिन सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो समझते क्या है मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट का क्या मतलब है? अब आप सोचोगे जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं यानी चल उल रहे हैं, कैसे प्लांट भी मूवमेंट करते होंगे, यानी क्या प्लांट भी चलते होंगे? तो हाँ भैया देखो, प्लांट चलते नहीं है लेकिन प्लांट ग्रो करते हैं। ग्रो का मतलब क्या, उनकी जड़ें ग्रो करती हैं, तो जड़ ग्रो कर रही है, नीचे जा रही है, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रही है ना। प्लांट क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो भी तो मूवमेंट कर रहा है ना, यानी थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो मूवमेंट कर रहा है। तो इसी के ही बेस पे जो साइंटिस्ट लोग हैं उसको मजे कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं प्लांट को, तो उसी के बारे में यही समझना है। देखो खाली आपको नाम याद रखना, वैसे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखो पहला आता है जो मूवमेंट इन प्लांट है, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला आता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा आता है नेस्टिक मूवमेंट। अभी जो ट्रॉपिक मूवमेंट हुआ है ये कई प्रकार का होता है, लगभग 5 प्रकार का होता है, उसको पढ़ना है। नेस्टिक मूवमेंट खाली नेस्टिक मूवमेंट पढ़ना है, इसका कोई आपको प्रकार नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है, यानी प्लांट के अंदर ऐसा मूवमेंट होता है जो कि ग्रोथ पर डिपेंड करता है। ग्रोथ पर डिपेंड का मतलब क्या है, जैसे जो प्लांट है उसकी हाइट बढ़ रही है, तो जो हाइट बढ़ रही है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ये ग्रोथ पर डिपेंड होता है, ठीक है। वहीं जो नेस्टिक मूवमेंट रहता है वो नॉट ग्रोथ डिपेंड होता है, ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे आप छुई मुई का पेड़ देखोगे तो छुई मुई छू दो तो देखोगे इसे बंद हो जाता है, तो उसमें कोई ग्रोथ का रोल आया, यानी कि उसकी पत्ती बड़ी हो गई फिर बंद हो, ऐसा नहीं होता ना। पत्ती बंद हो गई तो हो गई,
तो उसमें क्या है, ग्रोथ का कोई रोल नहीं आया, तो ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होता। जैसे पिक्चर प्लांट देखे होगे, उसमें क्या होता है कि कौनो माखी की आग बैठ गई, केचुआ चूहा चला गया तो ऐसे एक बंद कर लेता है, तो उसमें कोई ग्रोथ का रोल आया, ग्रोथ का कोई रोल नहीं आया। तो ये जो ग्रोथ का रोल नहीं आया है लेकिन फिर भी प्लांट के अंदर मूवमेंट हुई है, उसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा आता है भैया डायरेक्शनल होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जब प्लांट बढ़ता है तो देखोगे वो लाइट की तरफ बढ़ता है, यानी कि एक डायरेक्शन में बढ़ता है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि कब वो सफ़ेदा पेड़ जानते हो कि लिप्टा है जिसे कहते हैं, जो मान लो आम का पेड़ है, ऐसा नहीं है कि सुबह इस तरफ हो संजो किस तरफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो एक डायरेक्शन में होता है जो कि लाइट के डायरेक्शन में होता है, तो ये डायरेक्शनल होता है इसका ग्रोथ, किसका, ट्रॉपिक मूवमेंट का। वहीं जो रहता है नेस्टिक मूवमेंट वो नॉन डायरेक्शनल रहता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब जैसे मान लो पिक्चर प्लांट है, उसके अगर कौन माखी बैठ गई तो ऐसा थोड़ी ना वो लाइट की तरफ ऐसे मूव करके फिर बंद होगा, ऐसे ही है तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। छू दोगे तो क्या ऐसे लाइट की तरफ थोड़ी ना मुड़ के ऐसे होगा, तो ये डायरेक्शनल नहीं होता है। जहाँ पत्ती है वहीं से वो मुड़ जाएगी, तो ये डायरेक्शनल नहीं होता, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है नेस्टिक मूवमेंट। वहीं जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है, यानी जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो लाइट की तरफ होती है। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा है भैया स्लो प्रोसेस होता है। ये स्लो प्रोसेस नेस्टिक मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट इसलिए होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है सुबह इतना बड़ा प्लांट है सजो कितना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये स्लो मूवमेंट होता है। वहीं जो नेस्टिक मूवमेंट रहता है वो फास्ट मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर छू दोगे तो भन्ने दे बंद हो जाता है, तो ये फास्ट मूवमेंट हो गया। पिक्चर प्लांट के अंदर कोनो माखी आग बैठ गया तो पिक्चर प्लांट वाला रखेगा नहीं, यहाँ मैं बंद होने जा रहा हूँ, भन्ने दे बंद हो जाता है, तो ये फास्ट प्रोसेस होता है, फास्ट मूवमेंट होता है। अब देखो ये जो भगवती धरा ट्रॉपिक मूवमेंट है ये कई प्रकार के होते हैं, लगभग 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, तीसरा होता है कीमोट्रॉपिज्म, चौथा होता है जियोट्रॉपिज्म, पांचवा होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। अब ये क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका क्या काम होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखो जो फोटोट्रॉपिज्म होता है, सबसे पहले जान जो फोटो का मतलब होता है लाइट। अब कभी भी आप साइंस में पढ़ोगे अगर फोटो शब्द आ रहा है तो ऐसा मत सोचना कि फोटो खिंचवा के, फोटो का मतलब हमेशा होता है लाइट होता है साइंस के भाषा में, ठीक है। तो फोटो का मतलब क्या है कि ऐसा मूवमेंट जो कि लाइट के डायरेक्शन में हो, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, मूव टुवर्ड लाइट, ठीक है। अब देखो ये किस में आ रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट में आ रहा है, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट में बताया था कि जो प्लांट होता है वो लाइट के डायरेक्शन में बढ़ता है, लेकिन जो लाइट के डायरेक्शन बढ़ता है उसको स्पेशली क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं भैया फोटोट्रॉपिज्म, समझ गए। दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि जो जब प्लांट वाटर की तरफ बढ़ता है, यानी प्लांट का ऐसा कोई भी भाग जो कि वाटर की तरफ ग्रो हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब मूड़ी खजुआ के सोचो कैसे, तो जैसा कि जानते हो मान लो ये प्लांट है, ठीक है, उसकी जड़ भी होती है, अगर आपको याद हो तो उसकी जड़ होती है, और मान लो पानी यहाँ पर इकट्ठा है तो उसकी जड़ क्या करेगी, इसे मुड़ के इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हुआ भैया हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्योंकि उसकी जड़ क्या है, वो किधर चली गई, पानी की तरफ चली गई। तो जब भी पानी की तरफ क्या होता है, मूव होता है, मूवमेंट होता है, तो उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं, मूवमेंट टुवर्ड वाटर। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, कीमो का मतलब होता है कि केमिकल, तो ऐसा कोई भी मूवमेंट जब केमिकल की तरफ हो उसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो केमिकल के रिस्पांस में जब ग्रोथ होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर के अंदर होता है, जैसे कि ये मान लो फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर के मान लो ऊपर आकर बैठ गया क्या, एंथर, जो कि आप फर्टिलाइजेशन में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और मान लो यहाँ पर क्या है, ओवरी, अरे मायरी कुछ और लग रहा है, मान लो यहाँ पर ओवरी है, ठीक है, ठीक। अब देखो ये क्या है, एंथर आया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या रहता है, ओवरी रहता है, इसके अंदर मजिक चीज़ भरा रहता है, कुछ केमिकल टाइप का भी भरा रहता है, तो ओवरी जो रहता है लगभग केमिकल का ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंथर है उसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर केमिकल की तरफ, क्योंकि ओवरी जो रहता है मान चलो वो केमिकल है, तो यहाँ पर केमिकल की तरफ हो रहा है, तो ये क्या है, कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट है, समझ गए ना। जब आप ये फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, मिटा दूँ ना तो कौन और। देखो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये होता है मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होता है तो उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियो का मतलब क्या है, जियोग्राफी होता है, तो जियोग्राफी में हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो जियो मतलब क्या है, जब भी लैंड की तरफ, जब भी ज़मीन यानी जब भी ग्रेविटी की तरफ कोई भी मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे प्लांट देखोगे, प्लांट का जो जड़ होता है वो किधर बढ़ता है, प्लांट का जड़ भैया बढ़ता है ज़मीन के अंदर, यानी ग्रेविटी के साथ साथ बढ़ रहा है। ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज़ को नीचे खींचती है, तो ये जो जड़ है वो क्या करता है, ग्रेविटी के साथ नीचे जाता है, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, समझ गए ना। अब देखो जो ये है जड़ है वो पानी की तरफ भी जाएगा, तो जब पानी की तरफ जाएगा उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। ये मान लो पानी है, H2O है,
तो इसे हाइड्रोट्रॉपिज्म भी कह देंगे, लेकिन नीचे भी जा रहा है तो इसे हम जियोट्रॉपिज्म भी कहेंगे। अब देखो ये जो प्लांट है, जब भी प्लांट देखोगे जब भी नीचे जाता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यानी जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, यानी ग्रेविटी के साथ साथ जा रहा है, यानी पॉजिटिव चीज हो रहा है। लेकिन प्लांटों का ऊपर वाला भाग देखोगे कहाँ जाता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ, यानी ग्रेविटी नीचे खींच रही है लेकिन फिर भी प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी की दूसरी दिशा में हो रहा है, इसलिए इसको हम निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब आता है भैया थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म जो होता है वो टच से रिलेटेड होता है। देखोगे कभी कभार प्लांट जो रहता है, नेनुआ सरपुती एक प्लांट देखे होगे जो आपके घर में बनता होगा, तो उसका अगर आप प्लांट देखोगे ना तो उसमें देखोगे छोटा छोटा इसे धागा टाइप का निकला रहता है, और वो जो धागा रहता है इसे क्या करता है, पकड़ के चढ़ने लगता है। तो क्या करता है, टच करके ही पकड़ता है ना, कि अपने मन में उसको पता रहता है कि हाँ यहाँ पर मुझे पकड़ना जाएगा, टच करेगा, फिर जो गोल गोल गोलठिया पकड़ लेगा उसी को हम ट्रिंडल कहते हैं, और इसे पकड़ पकड़ के ऊपर बढ़ता है तो वो टच करके रहता है, इसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। यहाँ तक समझ में आया। जैसे मान लो जड़ है, ठीक है, अब मान लो यहाँ कोनो पाथर उथर आ गया तो जड़ ऐसे जाएगी, अब ऐसे थोड़ी ना पत्थरक चीर के निकल जाएगी, पत्थरक बगलिए से निकल जाती है, तो ये टच करके निकल गई, तो इसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म भी कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यही होता है मूवमेंट इन प्लांट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में केवल ए लिख देना, और अगर आपको नहीं समझ में आया बिल्कुल भी तो केवल बी लिख देना। देखते हैं आप जीतते कोई और जीतता है, देखते हैं आपको ज़्यादा समझ में आता है किसी और को ज़्यादा समझ में आता है। तो आई होप आप समझोगे पूरे चैप्टर के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने को, ले लो भैया, ले लिए होगे। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिए अपने मौसी के पास सेंड, मौसा के पास भी कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।